हाँ जी प्यारे बच्चों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारी चलती हुई रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस की। अपने 12th क्लास स्टैंडर्ड की हम लोग फिजिक्स पार्ट की सब्जेक्ट की हम लोग क्लासें पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोगों ने अपनी कल की क्लास में जो क्वेश्चन आप लोगों को करने दिए थे उनमें से एक तो नॉर्मल था, वो हो गया होगा। ये दूसरे क्वेश्चन की डिमांड बच्चों की आई थी कि उनसे हुआ नहीं था। चलिए बता देते हैं इसमें क्या है। देखिए इस प्रश्न में ये क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार नलिका की लंबाई एल, आंतरिक व बाह्य त्रिज्याएं ए व बी है। एक बेलनाकार नलिका है और उस बेलनाकार नलिका की लंबाई है एल और इसकी बाह्य व आंतरिक त्रिज्याएं, इसकी बाह्य त्रिज्या ए और आंतरिक त्रिज्या बी है। तो इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध होता है आर बराबर रो एल अपॉन ए। आर बराबर रो एल अपॉन ए। आपको यहां से ए का मान रखना है। अब ए कौन सा क्षेत्रफल, ये बाहर की जो वलय बन रही है। देखिए अब इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं हैं, तो इसका मतलब है कि इस बेलनाकार नलिका अंदर से खोखली है, तो इसकी जो मोटाई है इस बेलनाकार नलिका की, ये जो वलय है उस वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होगा बाह्य क्षेत्रफल माइनस आंतरिक क्षेत्रफल। अब वृत्ताकार वलय है आपकी, उसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। बाह्य त्रिज्या है ए तो पाई ए स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या है बी तो पाई बी स्क्वायर। तो क्षेत्रफल ए आया पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताइए प्रतिरोध आर बराबर रो और एल, क्योंकि इसकी लंबाई एल है, लंबाई क्या है एल, और ए का मान है पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। इस तरह ये क्वेश्चन आप लोगों को करना था। अब ये क्वेश्चन हो गया तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस में। तो देखिए आज हमें क्या पढ़ना है, और आज आप लोगों को नोट्स भी काफ़ी सावधानी पूर्वक बनाने हैं। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधकता एवं चालकता पर। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधकता एवं चालकता पर ताप का प्रभाव। आप लोगों को प्रतिरोधकता और चालकता दोनों पढ़ा चुका हूं मैं, और आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उन पर ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो ताप के प्रभाव को समझने के लिए बहुत ही शांतिपूर्वक और धैर्य से इस टॉपिक को समझना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर ताप का प्रभाव पढ़ने के लिए कुछ हम लोग छोटा मोटा डेरिवेशन करेंगे। जैसे हम लोगों को कोई फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो देखिए अपवाह धारा की परिभाषा से, अपवाह धारा की परिभाषा से, तो बताइए अपवाह धारा क्या होती है, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। तो ये अपवाह धारा है, तो बताइए धारा घनत्व क्या होगा, तो धारा घनत्व जे बराबर होता है आई अपॉन ए। आई का मान है एन ई ए वी डी अपॉन ए से ए कट गया तो ये क्या हो गया एन ई वी डी। आपका धारा घनत्व क्या निकला एन ई वी डी। परंतु अब इस फॉर्मूले में आपको मान लिखना है किसका, वीडी का, और वीडी क्या है अपवाह वेग। परंतु अपवाह वेग वीडी बराबर ई टॉर्क अपॉन एम, वीडी बराबर ई टॉर्क अपॉन एम। तो आपका जे बराबर एन ई, वीडी का मान लिखिए ई टॉर्क अपॉन एम बराबर एन ई इंटू ई क्या हो जाएगा ई स्क्वायर टॉर्क अपॉन एम और इंटू में ई, एन ई स्क्वायर टॉर्क अपॉन एम इंटू ई। अब उपरोक्त तो मैंने जो फॉर्मूला निकाला है उसकी मैं तुलना करूंगा, तो उपरोक्त सूत्रों की तुलना जे बराबर सिग्मा ई, उपरोक्त सूत्र की तुलना जे बराबर सिग्मा ई से करने पर
उपरोक्त सूत्र की तुलना करनी है जे बराबर सिग्मा ई से। तो देखिए जे की जगह पर जे, ई की जगह पर ई, लेकिन सिग्मा कौन है? सिग्मा निकला एन ई स्क्वायर टॉर्क अपॉन एम। सिग्मा निकला एन ई स्क्वायर टॉर्क अपॉन एम। ये है चालकता। ये क्या है? चालकता। तो आप ही बताइए प्रतिरोधकता। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? प्रतिरोधकता की। तो प्रतिरोधकता रो बराबर 1 अपॉन सिग्मा। प्रतिरोधकता रो बराबर 1 अपॉन सिग्मा। तो रो बराबर 1 अपॉन सिग्मा, सिग्मा के मान का उल्टा कर दीजिए, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉर्क। एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉर्क। अब देखिए यहाँ पर एम कांस्टेंट है, आवेश का द्रव्यमान, ई आवेश का मान कांस्टेंट है। तो रो इज द प्रोपोर्शनल टू एन। क्या है? तो ये रो एन के व्युत्क्रमानुपाती। एन है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वा रो इज एंटी प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। रो इस टॉर्क यानी विश्रांति काल, विश्रांति काल के भी व्युत्क्रमानुपाती है। रो जो है वो विश्रांति काल के भी व्युत्क्रमानुपाती है। तो आप लोगों को ये ही दो निष्कर्ष क्लियर करवाएंगे चालकता और प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव को। क्लियर? तो इन दोनों निष्कर्षों को याद रखना है। दोबारा समझ लेते हैं। अपवाह धारा होती है NeAVD। यहाँ पर से मैंने धारा घनत्व निकाला J बराबर I अपॉन ए से ए कट गया तो NeVD। फिर मैंने अपवाह वेग का फॉर्मूला लिया, VD का मान उठाकर यहाँ से और यहाँ रख दिया, तो ये निकला NE स्क्वायर टॉर्क अपॉन M इंटू E। इसकी तुलना की मैंने J बराबर सिग्मा ई से, और J बराबर सिग्मा ई है क्या? ओम के नियम की व्युत्पत्ति की थी मैंने, सूक्ष्म रूप निकाला था, सदिश रूप निकाला था, ये वही सदिश रूप है। तो J बराबर सिग्मा ई से तुलना की, तो J की जगह पर J, E की जगह पर E और सिग्मा का मान NE स्क्वायर टॉर्क अपॉन M। ऑल राइट, ये है चालकता। कौन है? चालकता। लेकिन हमें बात करनी है प्रतिरोधकता की। तो प्रतिरोधकता चालकता का व्युत्क्रम होती है, प्रतिरोधकता चालकता का व्युत्क्रम होती है। तो इसका व्युत्क्रम कर दिया M अपॉन NE स्क्वायर टॉर्क। ठीक है? तो रो जो है वो N के व्युत्क्रमानुपाती और टॉर्क के भी व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि E और M तो कांस्टेंट हैं। क्लियर है? यानी जो प्रतिरोधकता है, कौन? प्रतिरोधकता आपके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। अतः यहां पर इसके बाद लिखना है, अतः अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी तो प्रतिरोधकता घटेगी, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटी तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी, क्योंकि प्रतिरोधकता और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या व्युत्क्रमानुपाती है। तथा प्रतिरोधकता और आपके विश्रांति काल भी व्युत्क्रमानुपाती है। विश्रांति काल बढ़ेगा, अगर विश्रांति काल बढ़ा तो प्रतिरोधकता घटेगी, और आपका विश्रांति काल घटा तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी। क्लियर है? हम इसी पॉइंट के आधार पर अभी प्रतिरोधकता और चालकता को, इस पर ताप के प्रभाव को आराम से पढ़ेंगे। तो फटाफट से यहां से लेकर यहां तक नोट कर दीजिए। चलिए फटाफट नोट कीजिए। चलिए आप लोगों ने नोट किया, बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे आ जाते हैं। आपने जो निष्कर्ष निकाला है, अगर आपको आगे का मैटर समझना है बड़े शांतिपूर्वक, तो ये वाला निष्कर्ष आपको याद होना चाहिए। ठीक है? और इसको याद रखने के लिए हम लोग साइड में लिख देते हैं कि आपका जो टॉर्क प्रतिरोधकता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती और आपके विश्रांति काल के भी व्युत्क्रमानुपाती। तो अब इसमें सबसे पहला चालक पदार्थों के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चालक पदार्थों की। चालक पदार्थों पर, चालक पदार्थों की चालकता पर और प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये कोई चालक पदार्थ है। ठीक है? अब आपको अच्छी तरह पता है कि अगर ये चालक है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर ये चालक है तो इसमें कौन होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब आपने इसका ताप बढ़ाया, क्या बढ़ाया?
ताप, क्योंकि हम लोग ताप का प्रभाव पड़ रहे हैं। आपने इसका ताप बढ़ाया, इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री घूम रहे हैं। जैसे ही ताप बढ़ाओगे उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ेगी, इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ेगी तो उनकी गति बढ़ेगी, यानी उनका वेग बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? इनका वेग बढ़ेगा और ये जल्दी जल्दी गति करेंगे। और ये क्या करेंगे? जल्दी जल्दी गति करेंगे। जल्दी जल्दी गति करेंगे तो ये जल्दी जल्दी आपस में टकराएंगे, जल्दी जल्दी आपस में टकराएंगे। और जब ये जल्दी जल्दी आपस में टकराएंगे तो दो टक्करों के बीच में लगने वाला समय घटेगा। क्योंकि मान लीजिए कोई टक्कर यहां से लेकर यहां पर हुई, यहां से लेकर यहां तक टाइम लगा 2 सेकंड। आपने ताप बढ़ाया, इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ गया, तो फिर ये टक्कर जल्दी होगी, यानी 2 सेकंड से कम समय में होगी। ठीक है, और 2 सेकंड से कम समय में होगी तो इसका मतलब हुआ दो टक्करों के बीच में लगने वाला समय घट गया। दो टक्करों के बीच में लगने वाला समय घट गया, इसका मतलब है कि विश्रांति काल घट गया। क्या घट गया? विश्रांति काल। और विश्रांति काल अगर घटा, विश्रांति काल अगर घटा तो प्रतिरोधकता बढ़ गई, प्रतिरोधकता बढ़ गई। एक चालक पदार्थ का ताप बढ़ाया तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ गई, एक चालक पदार्थ का ताप बढ़ाया तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ गई। मतलब वो अब ऐसे व्यवहार करेगा जैसे कुचालक हो, जैसे कौन हो? कुचालक हो। और कुचालक हो, प्रतिरोधकता बढ़ी तो चालकता घट गई, चालकता घट गई। दोबारा समझिए, मैंने एक चालक पदार्थ लिया, चालक पदार्थ में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। अब चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? नियत। तो n तो कांस्टेंट हो ही गया, तो n पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बचा कौन? टॉर्क। अब प्रभाव पड़ेगा तो टॉर्क का पड़ेगा। अब मैंने जैसे ही इस चालक पदार्थ का ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाने से सभी इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। सभी इलेक्ट्रॉनों की कौन सी एनर्जी बढ़ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी गति करेंगे, उनका वेग बढ़ जाएगा। वेग बढ़ जाएगा तो वो जल्दी जल्दी टक्करें करने लगेंगे, जल्दी जल्दी आपस में टकराएंगे, तो दो टक्करों के बीच में लगने वाला समय घट जाएगा। इसका मतलब विश्रांति काल घट जाएगा। कौन घट जाएगा? विश्रांति काल घट जाएगा। अब विश्रांति काल घटा तो ताप बढ़ गया, विश्रांति काल घटा तो कौन बढ़ गया? ताप। सॉरी, विश्रांति काल घटा तो कौन बढ़ गई? प्रतिरोधकता। कौन? प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता बढ़ी तो चालकता घटी, प्रतिरोधकता बढ़ी तो चालकता घटी। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं चालक पदार्थ का ताप बढ़ाता हूं, जब मैं चालक पदार्थ का ताप बढ़ाता हूं तो चालक पदार्थ का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी और चालकता घट जाएगी। अब एक चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ी मतलब उसका रुकावट बढ़ गई, प्रतिरोध बढ़ गया, तो इस अवस्था में वो चालक पदार्थ किसकी भांति व्यवहार करेगा? कुचालक की भांति। किसकी भांति? कुचालक की भांति। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको। अब हमें इसके नोट्स बनाने हैं, तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाएंगे, ठीक है? देखिए, चूंकि आप लोग मेरे साथ लिखे प्रत्येक, और जो कुछ मैंने समझाया है और जैसे जैसे समझाया है वही सब हम लोग लिखने वाले, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रत्येक चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एवं उनकी संख्या लगभग नियत रहती है, नियत रहती है। ठीक है, यानी एन वाला केस खत्म, एन पर भी निर्भरता खत्म होगी क्योंकि एन नियत है। ठीक है, जब चालक पदार्थ का ताप बढ़ाया जाता है, जब चालक पदार्थ का ताप बढ़ाया जाता है, तो मैंने चालक पदार्थ का ताप बढ़ाया, तो जब चालक पदार्थ का ताप बढ़ाया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो गतिज ऊर्जा बढ़ने से, गतिज ऊर्जा बढ़ने से सभी इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी, सभी इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टक्कर करने लगते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टक्कर करने लगते हैं, जिससे अब सभी इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टक्कर कर रहे हैं। यहाँ से किसी को किसी वजह में समस्या हो तो मैं बोल भी रहा हूँ साथ में। अब जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन टक्कर कर रहे हैं, टक्कर करने लगते हैं, जिससे टक्करों के मध्य लगा समय, जल्दी जल्दी टक्कर करेंगे तो टक्करों के मध्य लगा समय यानी कौन, विश्रांति काल, विश्रांति काल घट जाता है, विश्रांति काल घट जाता है, जिससे टक्करों के मध्य में लगा समय यानी विश्रांति काल घट जाता है। तो सूत्र से, सूत्र क्या है आपका, रो इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टॉर्क, रो इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टॉर्क। तो विश्रांति काल घटने से, विश्रांति काल घटने से, अब विश्रांति काल घटा, प्रतिरोधकता, विश्रांति काल घटने से प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। तो अतः क्या निष्कर्ष निकला, चालक पदार्थों, अतः चालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर, चालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता, उनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, उनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, व चालकता, उनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है व चालकता घट जाती है, उनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है व चालकता घट जाती है। अर्थात ये कौन, चालक पदार्थ, अर्थात ये कुचालकों की भांति व्यवहार करने लगते हैं। अच्छा, अर्थात ये कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। इसका मतलब एक ही निकला, चालक पदार्थ का ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाने से उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनको ऊर्जा मिली, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ी, वो जल्दी जल्दी टक्कर करेंगे, जल्दी जल्दी टक्कर करेंगे तो टक्करों के बीच में लगने वाला समय यानी विश्रांति काल घटेगा, विश्रांति काल घटेगा तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी, प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो चालकता घटेगी, और ऐसी अवस्था में चालक पदार्थ किसकी भांति व्यवहार करेगा, कुचालकों की भांति। चालक पदार्थ को अगर गर्म किया तो वो किसकी भांति व्यवहार करता है, कुचालकों की भांति। ठीक है, तो देखिए यदि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, यदि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता रो नोट व किसी T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता रो हो तो, यानी अब मैं एक ऐसा फॉर्मूला लिखने वाला हूं जो फॉर्मूला में चालक पदार्थों की चालकता पर, प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करता है। तो देखिए रो हो तो चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता, चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव को, ताप के प्रभाव को निम्न सूत्र द्वारा, ताप के प्रभाव को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। और वो सूत्र क्या है आपका, रो टी इक्वल टू रो नॉट, रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी
जहां आपका अल्फा ताप गुणांक है, जहां पर अल्फा कौन है, ताप गुणांक। क्लियर। आप लोग याद रखना इस फॉर्मूले के लिए कहीं भी किसी भी भौतिक राशि पर, जैसे प्रतिरोधकता पर, प्रतिरोध पर, किसी पर भी आपको ताप का प्रभाव लिखना हो तो उसे ऐसे लिखना, एक्स टी बराबर एक्स नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस रूप में, इस रूप से आप किसी का भी फॉर्मूला लिखो, द्रव्यमान पर लिखोगे तो एम टी बराबर एम नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, प्रतिरोध पर लिखोगे तो आर टी बराबर आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो देखिए मैं लिख देता हूं प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए, और प्रतिरोध के लिए होगा आर टी इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, आर टी बराबर आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है। तो इस तरह आपके चालक पदार्थों पर, इस तरह आपके चालक पदार्थों पर ताप का प्रभाव हो जाता है। किन का प्रभाव हो जाता है, ताप का प्रभाव हो जाता है। और ताप के प्रभाव को हम लोग अच्छी तरह क्लियर करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ से पता चल जाता है कि आपके चालक पदार्थों की चालकता पर, प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। एक ही बात रिजल्ट के तौर पर याद रखनी है कि ताप बढ़ाया तो चालक किसकी भांति व्यवहार करेगा, कुचालकों की भांति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए धातु, चलिए मैं दो ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, और दोनों ग्राफों में अगर आप लोग चालक धातुओं के लिए, ठीक है, और एक मिश्र धातुओं के लिए, मिश्र धातुओं के लिए, चालक धातुएं भी होती हैं और मिश्र धातुएं भी होती हैं। धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता पर, धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, उनके लिए दो ग्राफ हैं और वो दोनों ग्राफ में बनवा रहा हूं। इधर लेंगे हम रो और इधर लेंगे टी। तो देखिए धातुओं के लिए ग्राफ होगा ऐसा, क्लियर, और आपके मिश्र धातुओं के लिए ग्राफ होगा ऐसा। यानी 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी प्रतिरोधकता कोई ना कोई जरूर होगी, प्रतिरोधकता कोई ना कोई जरूर होगी। यानी अगर आप लोगों को धातु और मिश्र धातुओं पर उनकी प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव के लिए ग्राफ पूछ लिया जाए, पूछता नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो ये ग्राफ बनाओगे। इज दैट क्लियर। तो ये चालकों पर ताप का प्रभाव हो गया, क्लियर। तो इसको यहां से और यहां तक आप लोगों को नोट कर लेना, साथ के साथ आपने नोट किया है। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट पर बढ़ जाते हैं। देखिए अब हम लोग समझने वाले हैं किनको, आपके अर्धचालक और कुचालक। चलिए दूसरा पॉइंट, कुचालक व अर्धचालकों के लिए। अब हम लोग चालक पर हम लोग ताप का प्रभाव पड़ चुके हैं, चालक की प्रतिरोधकता पर। कुचालक और अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके जो कुछ भी पहले मैं लिख रहा हूं फिर उसको समझाते हैं। तो देखिए चूंकि कुचालक और अर्धचालकों की स्थिति एक जैसी होती है लगभग, इसलिए एक साथ ले रहे हैं हम लोग। कुचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। आप लोग सब लोग जानते हो आपके कुचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, ठीक है, तभी तो वो कुचालक है। तो जब कुचालक, ये सब लिखना है, नोट्स ही बना रहा हूं मैं, कुचालक या अर्धचालक, इसलिए जब कुचालक या अर्धचालक पदार्थों का ताप बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो जब कुचालक और अर्धचालकों का ताप बढ़ाएंगे तो आप ही बताइए, कुचालक पदार्थों में, अर्धचालक पदार्थों में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। अर्धचालक पदार्थों में पाए जाते हैं बहुत ही अल्प। कुचालक पदार्थों के आधार पर ही हम लोग इस बात को वर्गीकृत करते हैं, उनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है।
तो जब आप उसका ताप बढ़ाओगे तो सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन टक्कर करेंगे, पहले उत्पन्न होंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। ताप बढ़ाया जाता है तो इनसे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, तथा गति करने लगते हैं, तथा गति करने लगते हैं। तो जब आप लोगों ने कुचालक या अर्धचालक पदार्थ का ताप बढ़ाया तो सबसे पहले इसमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, और तब वो गति करने लगेंगे, ठीक है। और अधिक ताप बढ़ाने पर, और अधिक ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और अधिक ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, और अधिक ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता घट जाती है, प्रतिरोधकता घट जाती है, क्योंकि टॉर्क आपका रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। चिंता ना करें, एक एक पॉइंट को बड़े आराम से क्लियर कराऊंगा, मैं समझाऊंगा सारा, ठीक है। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में टक्करों की संख्या नगण्य होती है, टक्करों की संख्या क्या होती है, नगण्य होती है, ठीक है। अब दोबारा समझिए, कुचालक और अर्धचालक पदार्थों के पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्धचालक पदार्थों के पास होते हैं, अल्प में मान लेता हूं उनके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुचालक और अर्धचालक पदार्थों के पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब आप उनका ताप बढ़ाओगे तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, ठीक है। मान लीजिए एक बार में 100 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, ठीक है, उसके बाद में और अधिक ताप बढ़ाया तो और अधिक इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, 100 इलेक्ट्रॉन और मुक्त हुए, फिर और अधिक ताप बढ़ाओगे तो तब ये गति करने लगेंगे, और गति करके आपस में टक्कर करेंगे, ठीक है, टक्कर करेंगे, और तब उनके विश्रांति काल पर कोई प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हो रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, कौन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त। मैं जैसे जैसे ताप बढ़ा रहा हूं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, मैंने जैसे जैसे ताप बढ़ाया मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, n बढ़ा। अब n बढ़ा तो प्रतिरोधकता देखिए, तो जब मैंने ताप और बढ़ाया तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, तो जब n बढ़ा तो बोलिए प्रतिरोधकता घटेगी, प्रतिरोधकता घटेगी। तो क्या निष्कर्ष निकला, अतः कुचालक या अर्धचालक, अतः कुचालक या अर्धचालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर, कुचालक या अर्धचालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता, उनकी प्रतिरोधकता घट जाती है, उनकी प्रतिरोधकता घट जाती है। और आप बताइए, जब प्रतिरोधकता घट गई तो चालकता बढ़ेगी, व चालकता बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है। आप बताइए इसका मतलब क्या हुआ, कुचालक और अर्धचालक पदार्थों का ताप बढ़ाया तो उनकी चालकता बढ़ गई, इसका मतलब वो चालकों की भांति व्यवहार कर रहे, किनकी भांति, चालकों की भांति। यानी एक बात क्लियर हो गई, देखिए, या मैं ऐसे लिख रहा हूं, चालक इधर, कुचालक या अर्धचालक। आप ताप बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ, ताप। आपने ताप बढ़ाया तो चालक किसकी भांति व्यवहार करेगा, कुचालक की भांति।
अब इन पूरी भाषा को याद करने का तरीका है, चालक का ताप बढ़ाओ तो ये कुचालक की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, ठीक है, चालकता घट जाती है। कुचालक और अर्धचालक का ताप बढ़ाया तो वो चालक की भांति व्यवहार करेगा, मतलब कुचालक और अर्धचालक का ताप बढ़ाया तो उसकी चालकता बढ़ जाती है, प्रतिरोधकता घट जाती है। क्लियर है? अब देखिए, इसको टॉपिक को खत्म करने से पहले मैं समरी में कंपैरिजन करके पढ़ा रहा हूं। चालक का ताप बढ़ाया, उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, कुचालक के अर्धचालक के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं थे। दोनों का ताप बढ़ाया, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। कुचालक या अर्धचालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है उन मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगेंगे। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन थे तो उनकी गति होगी, यानी वो ज्यादा से ज्यादा गति करेंगे तो उनमें टक्करें ज्यादा होंगी, और कुचालक या अर्धचालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगेंगे, ठीक है। वहां पर और ताप बढ़ाया तो चालकों के लिए विश्रांति काल घट जाएगा, जबकि अर्धचालक और कुचालकों के लिए ताप बढ़ाया तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। अब वहां पर में चालकों के लिए विश्रांति काल घटा तो प्रतिरोधकता बढ़ गई, चालकता घट गई, यानी वो कुचालकों की भांति व्यवहार करेंगे। आपके कुचालक और अर्धचालकों के लिए ताप बढ़ाया था, वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी थी तो प्रतिरोधकता घट गई, चालकता बढ़ गई, यानी कुचालक और अर्धचालक पदार्थ चालकों की भांति व्यवहार करेंगे। क्लियर है? ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आपको आराम से लिखना है, एक बार इसको पढ़ लेना है, और दिक्कत आती है तो वीडियो को दोबारा देख लेना है, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। तो हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो देखिए, कुचालक पदार्थों पर ताप का प्रभाव, कुचालक पदार्थों पर ताप का प्रभाव निम्न सूत्र से, जैसे मैंने चालक पदार्थों पर ताप के प्रभाव के लिए एक सूत्र लिखा था, वैसे ही कुचालक पदार्थों पर ताप का प्रभाव निम्न सूत्र से दर्शाया जाता है। और वो सूत्र क्या है? रो प्रतिरोधकता बराबर रो नॉट ई की पावर E अपॉन 2kT, E अपॉन 2kT, जहां आपका E है वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल किसको कहते हैं? देखिए, हर चालक कुचालक पदार्थों में ऊर्जा स्तर दो भागों में बटे होते हैं, चालन बैंड और संयोजी बैंड में। चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में जो ऊर्जा का अंतराल होता है, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में जो ऊर्जा का अंतराल होता है उसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ये चीज पढ़ने को मिलेगी 16वें चैप्टर के शुरुआत में। 16वें चैप्टर में मैं चालक कुचालक और अर्धचालकों को एक बार फिर से ढंग से अलग थ्योरी से पढ़ाया जाएगा ऊर्जा बैंड के आधार पर। तो ये वर्जित ऊर्जा अंतराल वहां पर समझने को मिलेगा। यहाँ पर केवल इतना याद रखिए कि वर्जित ऊर्जा अंतराल आपके चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य में ऊर्जा अंतर होता है। क्लियर? उसके बाद में आप आ जाइए, टी है पदार्थ का ताप, और बच गया के है वोल्टजमान कांस्टेंट, के है वोल्टजमान कांस्टेंट यानी वोल्टजमान नियतांक। क्लियर है? अब ये तो किस पर ताप का प्रभाव? कुचालक पर। व अर्धचालक पदार्थों के लिए, अर्धचालक पदार्थों के लिए ग्राफ बनाएंगे हम लोग, किस किस में? प्रतिरोधकता में और ताप में, और ये तो व्युत्क्रमानुपाती है। आपने ताप बढ़ाया था, क्या बढ़ाया था? ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटी थी, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटी थी तो ग्राफ तो व्युत्क्रमानुपाती का ही आएगा। तो देखिए, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आ गया। क्लियर? यानी जब अर्धचालक पदार्थों का ताप बढ़ाया जाता है, कुचालक पदार्थों का ताप बढ़ाया जाता है तो उनकी प्रतिरोधकता घट जाती है। ये ग्राफ से दर्शाया, ये फॉर्मूले से। इज दैट क्लियर? तो मुझे आशा है कि आप लोगों को सब कुछ भली भांति समझ में आया है। कोई दिक्कत है वीडियो को दोबारा देख ले, या मैंने जो कुछ लिखा है उसको एक बार पढ़ ले, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको ये सब समझाया है, तो फटाफट से इसको नोट करिए, फ्री कीजिए। थोड़ा सा 5 मिनट का काम और रह गया ताकि ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाए। चलिए फटाफट। चलिए
ये आप लोगों ने नोट कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हमारा टॉपिक है अगला अति चालकता। छोटा सा पॉइंट है, उसी टॉपिक का बचा हुआ हिस्सा है, ठीक है। देखिए अति चालकता, जब मैं धातु और मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाता हूं तो ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता बढ़ने लगती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पदार्थों की का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटने लगता है, कुछ पदार्थों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटने लगता है। और जब हम उन पदार्थों का ताप बढ़ाते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि प्रतिरोध घटते घटते शून्य हो जाता है। प्रतिरोध घटते शून्य हो जाता है। ऐसी अवस्था में जब उनका प्रतिरोध शून्य हो जाए तो उनकी चालकता अधिकतम हो जाएगी। भाई प्रतिरोध शून्य हो गया, प्रतिरोधकता शून्य हो गई तो चालकता अनंत हो गई, यानी मैक्सिमम। इस कंडीशन को अति चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अति चालकता। जिन पदार्थों का ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता घट जाती है, जिन पदार्थों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध घट जाता है, उन पदार्थों का ताप हम लोग और बढ़ाएं तो उनका प्रतिरोध घटते घटते शून्य हो जाता है। तो जब उनका प्रतिरोध शून्य हो जाए, इस कंडीशन को हम लोग अति चालकता कहते हैं, क्योंकि उस अवस्था में उस पदार्थ की चालकता अपने अधिकतम स्तर पर होती है। और जिस ताप पर ये अति चालकता की स्थिति उत्पन्न होती है उस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। उस ताप को क्या कहेंगे? क्रांतिक ताप। तो बस यही कुछ लिखना है और हमारा टॉपिक खत्म। तो देखिए कुछ धातु या मिश्र धातुओं में, कंफ्यूज मत होना, धातु मिश्र धातु चालक हैं। चालकों का ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, ऑलराइट, उनकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। लेकिन ये कुछ अपवाद हैं, ये उन धातु और मिश्र धातुओं में अपवाद हैं। जैसे आप लोग जानते हो द्रव धातु कौन है? पारा। द्रव धातु कौन है? ब्रोमीन। तो इसी तरह कुछ अपवाद होते हैं, वो अपवाद हैं जिनके आधार पर अति चालकता समझाई जा रही है। कुछ धातु या मिश्र धातुओं में ये देखा गया, कुछ धातु या मिश्र धातुओं में ये देखा गया कि उनका ताप बढ़ाने पर, उनकी प्रतिरोधकता घटती है। उनका ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता घटती है। ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता घटेगी। एवं और अधिक ताप बढ़ाने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि उनकी प्रतिरोधकता घटते घटते शून्य हो जाती है। उनकी प्रतिरोधकता घटते घटते शून्य हो जाती है। इस अवस्था में पदार्थ की चालकता अधिकतम प्राप्त होती है। चालकता अधिकतम प्राप्त होती है। इस अवस्था को अति चालकता कहते हैं। इस अवस्था को अति चालकता कहते हैं। जिस ताप पर प्रतिरोधकता घटते घटते शून्य हो जाए, यानी चालकता अधिकतम हो जाए,
उसको हम लोग अति चालकता कहते हैं। तथा जिस ताप पर अति चालकता की स्थिति प्राप्त होती है, जिस ताप पर अति चालकता की स्थिति प्राप्त होती है उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप कहते हैं। क्लियर? और याद रखना, अति चालकता 0.1 केल्विन से 10 केल्विन ताप के मध्य प्राप्त होती है। जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी धातु मिश्र धातुएं जो ऐसा गुण प्रदर्शित करती हैं, उनकी अति चालकता का जो ताप होगा वो परास 0.1 केल्विन से 10 केल्विन के बीच में, 0.1 केल्विन से कितने के बीच में? 10 केल्विन के बीच में होता है। जैसे पारे के लिए, अब पारे के लिए जो अति चालकता की स्थिति प्राप्त होती है, उस पारे के लिए ताप है 4.2 केल्विन। कितना? 4.2 केल्विन। और आप ले लीजिए, आपकी जैसे धात्विक टिन के लिए 3.72 केल्विन, 3.72 केल्विन। जब आप उन निश्चित कुछ धातु मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाओगे, प्रतिरोधकता घटेगी। एक स्थिति ऐसी आएगी, घटते घटते 0 हो जाएगी। उस कंडीशन में चालकता अधिकतम प्राप्त होती है। इस अवस्था को अति चालकता कहते हैं। जिस ताप पर अति चालकता की स्थिति प्राप्त होती है उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। और यह क्रांतिक ताप की परास 0.1 केल्विन से 10 केल्विन के बीच में होती है। 0.1 केल्विन से 10 केल्विन के बीच में। तो आप सोचिए, पारे के लिए क्रांतिक ताप क्या है? 4.2 केल्विन। धात्विक टिन के लिए क्रांतिक ताप क्या है? 3.72 केल्विन। क्लियर? इसको आपको यहां से और यहां तक नोट कर लेना है। ये नोट कर लीजिए। अब मैं आप लोगों को केवल न्यूमेरिकल करा रहा हूं और हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। तो फटाफट नोट कीजिए। चलिए, अब हम आप लोगों को इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन कराते हैं। तो देखते हैं। चलिए, इसका एग्जाम्पल नंबर 5.9। एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी जिसकी सहायता से प्रतिरोध में परिवर्तन ज्ञात कर ताप का मान ज्ञात किया जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध आपका 50 ओम है। जब तापमापी को एक पात्र में रखा जाता है तो इसके प्रतिरोध का मान बढ़कर 80 ओम हो जाता है। यानी पहला प्रतिरोध था 50 ओम आपका, फिर उसके बाद निश्चित ताप पर प्रतिरोध हो जाता है 80 ओम। यह मानते हुए कि ताप परास में प्रतिरोध का मान रेखीय परिवर्तन होता है। चांदी के गलन बिंदु का ताप ज्ञात कीजिए। गलन बिंदु का ताप ज्ञात करना, और पहला ताप दे रखा है T1 20 डिग्री सेल्सियस, और आप लोगों को 20 डिग्री सेल्सियस से आप लोगों को वो तापमान T2 ज्ञात करना है। ये T1 है, और आपके लिए अल्फा दे रखा है क्या? 3.8 गुणा 10 की पावर -3 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये मान दे रखे हैं और आपसे T2 का मान पूछ रहा है। देखिए, आप लोग जानते हो फॉर्मूला होता है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो RT बटे R0 बराबर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एक को इधर ले आओ तो अल्फा डेल्टा टी बराबर RT बटे R0 माइनस 1। डेल्टा टी बराबर RT बटे R0 माइनस 1, या फिर मैं ऐसे लिख दूं, R0 को कॉमन ले लिया तो माइनस R0, ऑल राइट, और नीचे अल्फा का भाग लग गया।
तो ये T2 माइनस T1 बराबर RT माइनस R0 बटे अल्फा R0। आपको ज्ञात क्या करना है? T2। क्या ज्ञात करना है? T2। T1 को उधर ले जाइए तो T1 प्लस RT माइनस R0 बटे अल्फा R0। सारे मान लिखिए और केवल कैलकुलेट करना है। T2 बराबर T1 का मान 20 डिग्री सेल्सियस, RT का मान 80 माइनस R0 का मान 50 बटे अल्फा का मान 3.8 गुणा 10 की पावर माइनस 3 और इंटू में R0 का मान 50। आपको केवल गुणा भाग करने हैं और गुणा भाग करके इसका कैलकुलेशन करके और T2 निकाल लेना है जो डिग्री सेल्सियस में निकलेगा। इज दैट क्लियर? इस तरह इस फॉर्मूले से हम लोगों को न्यूमेरिकल करना है। और देखते हैं अगर एक आध क्वेश्चन और दे रखा है इस पे। देखिए ये आपको लिख लेना है और मैं समझा रहा हूं। करा देता हूं। देखिए एक सवाल और, जैसे इसके किताब के पीछे का क्वेश्चन है 5वां। क्या दे रखा है? कमरे के ताप यानी T1 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है R0 बराबर 100 ओम। अन्य ताप पर प्रतिरोध यानी T2 ताप है कोई जो ज्ञात करना है, उस ताप पर प्रतिरोध है RT बराबर 117 ओम और ताप गुणांक दे रखा है 1.7 गुणा 10 की पावर माइनस 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। आपको फिर पिछले प्रश्न की तरह T2 ज्ञात करना है और मैंने अभी T2 का मान क्या निकाला था, एक बार उस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। T2 बराबर T1 प्लस RT माइनस R0 बटे अल्फा R0। क्लियर? कौन से फॉर्मूले से इसको निकाला गया था? RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सारे मान रखने, कैलकुलेट करना है। उसके बाद देखते हैं कोई और दे रखा है क्या। 8वां प्रश्न, किस ताप पर तांबे के तार का प्रतिरोध, मान लिया पहले R0 प्रतिरोध है R, ताप पर तांबे का प्रतिरोध दुगना हो जाएगा। RT बराबर क्या हो गया? 2R। पहला T1 ताप 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। किस प्रश्न बोल रहा हूं सुनिए, किस ताप पर तांबे के एक तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध का दुगना हो जाएगा। ठीक है, आपको ताप T2 ज्ञात करना है ये, और अल्फा का मान दे रखा है 4.0 गुणा 10 की पावर माइनस 3 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अब फिर वही बात, फिर से यही काम करना है, वही T2 निकालना है। तो T1 प्लस RT माइनस R0 बटे अल्फा R0। सारे मान आपके पास हैं, रखना, कैलकुलेट करना, सीधा उत्तर निकल कर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन फॉर्मूलों पर हमें जैसे न्यूमेरिकल बनते हैं वो एक ही पैटर्न के बनते हैं। एक ही पैटर्न हमारे सामने है, ये वाला। इसको ध्यान से समझना। कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालना, लिख कर देना। मैं आपको कल एक बार फिर इनको समझाऊंगा। तब तक के लिए पूरी क्लास ध्यान से देखकर ढंग से पढ़िए। और एक बात मैं आपको बता दूंगा आज, जैसा कि संधारित्रों के संयोजन को बच्चों ने हल्के में ले लिया, उनको ढंग से नहीं पढ़ा, पूरी क्लास नहीं देखी, उस पर व्यू कम थे। मैं आपको फिर एक बार बता दूं, कल मैं प्रतिरोधों का संयोजन कराऊंगा और प्रतिरोधों के संयोजन में इस किताब के सारे न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, जितने दे रखे आगे पीछे सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन में सब कराऊंगा। एक एक कोई करने के लिए नहीं दूंगा, करने के लिए दूंगा मैं अपनी तरफ से बना के। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, इसलिए ध्यान से कल की क्लास को पढ़ना। तब तक के लिए धन्यवाद और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए।